मंच पर आसीन आज के हमारे इस 39th कन्वेंशन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर R.S. कुरेल सर, विशिष्ट अतिथि जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी, मैडम मृदुला देवी, मेरे वरिष्ठ साथी और इस सभागार में उपस्थित सभी मूल निवासी बहन और भाइयों, यह 39th बामसेम का नेशनल कन्वेंशन, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, तो सबसे पहले मैं इस अधिवेशन के लिए हमें जो अतिथिगण प्राप्त हुए उनका फिर से स्वागत करूंगा, धन्यवाद अदा करूंगा कि वह यहाँ आए और हमारे इस अधिवेशन की गरिमा को बढ़ाया। यह जो अधिवेशन जिस स्थान पर हम कर रहे हैं, इसका भी अलग एक महत्व है सर, क्योंकि ये जो स्थान है जहां हम ये कन्वेंशन करने जा रहे हैं, ये जो जमीन है 25 एकड़ लैंड है और ये लैंड हमारे कार्यकर्ताओं के पसीने के कमाई से खरीदी गई है। और यहाँ जो इंस्टीट्यूट हमने खड़ा किया है, जिसके माध्यम से हम दुनिया देश भर के हमारे मूल निवासी समाज को प्रबोधित और ट्रेंड करना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट भी हमारे कार्यकर्ताओं के पसीने के कमाई से बना है। ये हमारे लिए निश्चित गौरव की बात है और उसी स्थान पर हमें 39th नेशनल कन्वेंशन इस साल करने जा रहे हैं। बामसेम का उद्देश्य निश्चित है, इस पेंडॉल में बैठे सभी को मैं समझता हूं ज्ञात है। इस देश में जो व्यवस्था है उसको सिरे से खत्म करते हुए मूल निवासियों की व्यवस्था को स्थापित करना, इस उद्देश्य के लिए ही हमारे पुरखों ने काम किया था और उनके पदकमलों पर चलते हुए बामसेम ने वही बीड़ा उठाया है और उसी दिशा में बामसेम काम कर रहा है। तो इसके लिए जिस दुश्मन के खिलाफ हम ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और जिसको परास्त करना चाहते हैं, तो उस दुश्मन की क्या ताकत है, इसको भी हमें समझना होगा, जानना होगा। जब हम उसको समझेंगे और हम उसको परास्त करना चाहते हैं, तो हमें कितने बड़े ताकत की जरूरत है ये हमें पता चलेगा। इसलिए दुश्मन की ताकत को समझना है, ताकि उससे बड़ी ताकत कैसी खड़ी की जाए, इस दिशा में हम सोचें और उस दिशा में हमारा प्रोग्राम बनाए, ताकि उससे बड़ी ताकत हम बने, तभी तो वो डिफीट होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, हमने इस देश के 85% मूल निवासी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को इकट्ठा करने का प्रण लिया है और उस दिशा में बामसेम के स्थापना काल से आज तक लगे हैं।
फिर भी आज के इस कन्वेंशन के अवसर पर हमें निश्चित सोचने की जरूरत है। इस प्रक्रिया में हमने जितने साल लगाए और जितने ताकत को प्राप्त किया है और जिस ताकत की जरूरत है, तो हमने अब तक क्या क्या प्रोग्राम बनाए, हमारी क्या प्लानिंग रही, उस दिशा में हम कितने आगे बढ़े और कितनी ताकत हासिल की, दुश्मन की कितनी ताकत है और उसको हासिल करने के लिए हमसे निश्चित तौर पर सोचकर उसका प्लान बनाना होगा। और प्लान को केवल प्लान बना के नहीं होगा, उसको जैसा प्लान करेंगे वैसे ही इंप्लीमेंट करना होगा, तब ही हम उस क्षमता में पहुंचेंगे कि हम हमारे दुश्मन को परास्त कर सकें। तो साथियों, आज दुश्मन के पास ये सब मतलब सत्ता का नियंत्रण और संसाधनों का केंद्रीकरण होने के कारण हमारे समाज की बहुत सारी समस्याएं आज हमारे सामने हैं, जिसकी हमारे मंचों से कई बार चर्चा होती रहती है। तो उससे हम अवगत हैं। मैं जो देख रहा हूं, जो हमारे समाज की सब जुड़ी समस्याएं हैं और जिन समस्याओं को लेके हम गांव-गांव तक लोगों को प्रबोधित करना चाहते हैं, लोगों को आंदोलित करना चाहते हैं, वो विषय कई हैं। उसमें से कुछ विषयों को ही हम इस अधिवेशन का हिस्सा बना पाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की मर्यादा होती है। 4 दिन में हमको उसको आगे ले जाना होता है। तो मुझे जो आज के तारीख में दिख रहा है, जो करंट की समस्याएं हैं, और इस अधिवेशन में उसको लेके हमने जो मतलब कोई विषय बना के हम जिसकी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, उन विषयों की चर्चा मैं बहुत शॉर्ट में आपके सामने करना चाहता हूं। हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रही है। ये जो मतलब जो नाटक हम देख रहे हैं, मुझे मतलब सत्ता पक्ष, कार्यपालिका ये कह रही है कि वो कॉलेजियम सिस्टम वो गलत सिस्टम है, उसको बदलना चाहिए, और न्यायपालिका उन्होंने जो मुख्य निवडणूक आयुक्त का चयन एक दिन में करवा दिया, तो उसका मुद्दा उनके ऊपर उछाल रही है, कार्यपालिका के ऊपर। ये गलत है। चर्चा दोनों तरफ से है और दोनों को एक दूसरे को नियंत्रित करने की, उनको सबक देने की पावर है। उसके बावजूद उनमें निहित जो पावर है, उसका ना कार्यपालिका इस्तेमाल कर रही है, ना न्यायपालिका इस्तेमाल कर रही है। न्यायपालिका जो कार्यपालिका ने निर्णय किया है, उसको खारिज करने का अधिकार तो रखती है, मगर उसको खारिज करने की कार्यवाही नहीं होती, चर्चा जरूर करते हैं। कार्यपालिका के पास जो पावर थे वो न्यायपालिका ने अपने हाथ में ले लिए। उस संदर्भ में कार्यपालिका करने की कुछ क्षमता रखती है, तो उस संदर्भ में कुछ करने की पहल नहीं होती, चर्चा होती है। वो कब एक होके और आगे बढ़ेंगे हम समझ नहीं पाते। तो ये जो नाटक हो रहा है ना,
इसे हमारे मूल निवासी बहुजन समाज ने निश्चित तौर पर समझने की जरूरत है और उस दिशा में एक दबाव इस व्यवस्था पर बनाने की निश्चित जरूरत मैं देखता हूं। ऐसे ही एक बात मैं देख रहा हूं कि देश की सुरक्षा की नीति हो, विदेश नीति हो, देश की नीति होती है। सत्ता में पार्टियां बदल जाती है, मगर इन नीतियों के संदर्भ में, क्योंकि वो देश की नीति होती है, किसी पार्टी की नीति तो नहीं होती, वो देश की नीति होती है, उसके साथ देश का भविष्य जुड़ा होता है। तो पार्टियों की सत्ता बदल जाने से उन नीतियों को ही बदलने की जो प्रक्रिया या उसमें जिससे मतलब देश को बड़ा नुकसान भविष्य में झेलना पड़ सकता है, ऐसे नीतियों को, पुरानी जो नीतियां चल रही उसको बदल के उसको लाने का जो प्रयास हो रहा है, ये बड़ा घातक है, हमारे देश के भविष्य के लिए बड़ा घातक है। इस चीज को हमें समझना होगा, क्योंकि ये गंभीर समस्या है देश के सामने जो हमारा दुश्मन खड़ा कर रहा है। हम देख रहे हैं कि देश में प्राइवेटाइजेशन के नाम पर एक दो उद्योगपतियों के हाथ में ही पूरा देश का कारोबार, पूरे देश की संपत्ति देने का प्रयास चल रहा है। मीडिया उसके कंट्रोल में, एयरलाइंस उसके कंट्रोल में, सब मतलब देश की सभी संपत्तियां प्राइवेटाइजेशन करना, यह एक अलग मामला है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मगर प्राइवेटाइजेशन के बीच में मोनोपोली खड़ी कर देना, किसी एक दो व्यक्ति के हाथ में ही देश की पूरी सत्ता, पूरी संपत्ति का केंद्रीकरण करवा देना, क्या विपत्ति हो सकती है देश के ऊपर। अब भविष्य में इसकी थोड़ी कल्पना करके देखिए कि देश में पूरे देश की संपत्ति का संग्रह, पूरी पावर, पूरी ताकत किसी एक दो व्यक्तियों के हाथ में हो आ जाए, वो क्या कर सकते हैं, कहां रहेंगे, मतलब हमारा अस्तित्व क्या होगा। ये मैं एक बहुत गंभीर समस्या है हमारे बहुजन समाज के सामने देख रहा हूं। इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि आज हम में आज के तारीख में जितनी भी ताकत है, वो पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। यदि हम ये अवसर, ये वक्त गंवाएंगे तो हो सकता है कि हम फिर से खड़े रहने की भी काबिल न बचे। मैं आगाह कर रहा हूं इस मंच से, हमारे 85% मूल निवासी बहुजन समाज, अभी जाग जाइए। आज के तारीख में हमारे पास जितनी भी पावर, एनर्जी, जो भी है संसाधन, उसको हमें लगाना होगा, तब जाके हमारा भविष्य बच सकता है। अन्यथा हमारे सामने क्या विपत्ति होगी, इसकी कल्पना आज के तारीख में हमारा समाज नहीं कर पा रहा। तो साथियों, और इसके लिए हम जो 85% की बात कर रहे हैं, तो ये 85 SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इन सब को हमें जगाना होगा। हम मानते हैं, बोलते हैं कि हम मूल निवासी हैं, मगर मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यकर्ता के नाते ये देखता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं के दिमाग में भी कहीं एक कोने में वो जो जाति है ना, वो कहीं
अपना काम करते हुए महसूस करता हूं। हम मूल निवासी पहचान के तहत हमने स्वीकार किया है एक तरफ कि हम मूल निवासी हैं, जाति की दी हुई पहचान दुश्मन ने दी हुई है और वो गंदी है और हमारा अपमान करती है। ये सब स्वीकार करते हुए भी वो एक कोने में मैं महसूस करता हूं, सभी में नहीं है, पर कुछ लोगों में मैं महसूस करता हूं कि वो जीवित है। तो उसने अब तक मर जाना चाहिए था, वो जीवित क्यों है? और वो जीवित है तब तक हम 85% मूल निवासी नहीं बन पाएंगे। और हम मूल निवासी 85% नहीं बनेंगे तो हम सक्सेस भी नहीं पाएंगे। समझिए इस चीज को, क्योंकि हमारा दुश्मन, उसकी ताकत और उसकी रणनीति किस दिशा में जा रही है, इसको समझना होगा। इसलिए साथियों, मैं आह्वान करूंगा कि ये हमें हमारे दिमाग से मिटाना होगा और हमारे मूल निवासी पूरे समाज को मूल निवासी के तहत इकट्ठे लाने में हमारी पूरी एनर्जी और हमें जितनी भी क्षमताएं हैं उसका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मैं महसूस करता हूं। इसलिए हमें पूरी ताकत झोंकनी होगी। इस अवसर पर समय हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मैं एक बात भूल रहा था, उसको मैं याद दिला दूं। इस पेंडाल का हमने जो मुख्य सभागार है उसको हमने इंदुताई खापर्डे जी का नाम दिया है। इसी साल उनका देहांत हुआ है, जो हमारे संस्थापक जिन्होंने इस कारवा को यहाँ तक लाने में माइलस्टोन मतलब पहला पत्थर रखा, वो डी.के. खापर्डे जी की मिसेस थी और उन्होंने पूरी जिंदगी उनके मतलब पूरे प्रयासों को एक पत्नी के नाते, एक जीवन संगिनी के नाते पूरा साथ सहयोग दिया। इसलिए खापर्डे साहब इस कारवा को हमारे पास सौंपने में कामयाब रहे। इसलिए मैं उनको याद करूंगा, उनकी स्मृति को, और अभिवादन करूंगा। साथियों, इस अवसर पर और ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।